जय हिंद। स्वागत है आपका इस डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमने ले आए हैं जो कि राज्यों से रिलेटेड हैं और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी कई बार पूछ चुका है और इस बार भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस बार बीपीएससी को पूरा कवर किया जाए। तो आइए अगर मैं बात करूं कि स्क्रीन के ऊपर सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं, बातचीत बाद में होते रहे। आंध्र प्रदेश ने एक वर्ल्ड लार्जेस्ट 10 बिलियन ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन काकीनाड़ा एक जगह का नाम है, आंध्र प्रदेश का जगह है, और वहां पर 10 बिलियन ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स का लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में मैं बताता हूं कि आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा होने वाला है। वर्ल्ड लार्जेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट शामिल किया जाएगा, जिसकी घोषणा 26 जनवरी 2026 को एम ग्रीन द्वारा 10 अरब डॉलर के निवेश से विकसित होने वाली परियोजना है। और 2030 तक हमारी प्रयास है कि 2030 तक प्रयास क्या है कि 1.5 मेट्रिक टन प्रति वर्ष, MTPA अगर मैं बोलूं तो याद रखिएगा, मेट्रिक टन प्रति वर्ष की अगर बात हो रही है तो ये क्षमता प्रदान करेगी जो भारत को वैश्विक स्तर पर स्वच्छ रूप से ईंधन के मुख्य निर्यात के रूप में स्थापित करेगी। अब यहाँ पर निर्यात जो है हमारी बढ़ने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वो इसकी जो है वो काकीनाड़ा में मौजूदा अमोनिया यूरेनिया का परिषद आधुनिक स्वच्छ ऊर्जा हब में परिवर्तित करने की बनाई जा रही है। और इसकी निवेश क्षमता कितनी है, तो लगभग 10 अरब डॉलर इस परियोजना का लक्ष्य 2030 तक, और 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष का उत्पादन करना हमारी क्षमता होने वाली है। 2030 तक हम इतना कर पाएंगे। उत्पादन चरण 2027 तक 0.5 MTPA यानी मिलियन टन पर ईयर, 2028 तक 1 MTPA हम लोग कर देंगे, और 2030 तक हमारी पूरी क्षमता जो जाएगी वो 1.5 MTPA की होने वाली है। यानी हम प्रति वर्ष जो है इसकी जो है वो विकास करने वाले हैं और ज़्यादा हम इसमें जो है उत्पाद करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य बहुत दूर तक है और बहुत सटीक है। तकनीकी और ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, तकनीक और ऊर्जा की बात किया जाए तो 100% जो है वो सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करेगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से कार्बन मुक्त अमोनिया का उत्पाद होगा। इसके रोजगार के पर भी प्रभाव पड़ने वाले हैं। यह इतनी बड़ा प्रोजेक्ट है कि 8000 से अधिक जो है वो नौकरियां देने की संभावना रखता है। यह भारत की हरित यानी कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मजबूत करेगा। ये हमारे भारत के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये विकास ही हमारा होने वाला है, इससे हमारा काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। ग्रीन अमोनिया क्या है, अब आइए हम आपको वो बता देंगे ग्रीन अमोनिया जो आखिर है क्या। तो पारंपरिक अमोनिया का जो उत्पाद प्राकृतिक गैस जिसको मीथेन का उपयोग करके किया जाता है, वो सीधे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके विपरीत ग्रीन अमोनिया पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे कि प्रदूषण के ऊपर भी नियंत्रण किया जा सकता है और हमारी प्रॉफिटेबल भी काफी बेहतर है इसकी। अब मैं अगला चलता हूँ अगला टॉपिक की तरफ, जिसमें हमारा है इलेक्ट्रिक कैटामरान। अब इलेक्ट्रिक कैटामरान का शुभारंभ जो हुआ है वो कोलकाता में प्रधानमंत्री के द्वारा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कैटामरान की शुभारंभ हुई है। 18 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान कोलकाता में इस आधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरान की शुभारंभ की गई। यह भारत अंतर्देशीय जलमार्ग को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ये क्या करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी जो नई शुरुआत हो रही है, जहां से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ऑफिशियली हमारे पास न्यूज आती है क्या, तो ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी लॉन्चेज इंडिया हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरान इन कोलकाता। यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होंगी, जिससे कि हमारी प्रदूषण भी कम होंगी और हम ज्यादा सटीकता से चीजों को कर पाएंगे। इसके क्या विशेषताएं हैं, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है और पूरी की पूरी स्वदेशी रूप से बनाया गया है। और ये उन कैटामरान जहाजों में से एक है जो विदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए बनाया जा रहा है। क्षमता इसकी 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता और पूरी तरह से एयर कंडीशनड है। और यह जहाज लिथियम टाइटेनेट यानी कि बैटरी से लेस है और यह हाइब्रिड मोड में
भी चल सकता है। ये पूरी तरह से लंबे दूरी तय करने में सक्षम भी है। तो ये हमारी, अगर मैं बात करूं लिथियम टाइटेनेट बैटरीज मार्क 2 होते हैं, वो क्या होते हैं, इसकी मार्केट क्या है, तो ये कुछ ऐसी बैटरी हैं जो लॉन्ग टर्म में चलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और साथ साथ में चार्ज भी हो जाती हैं। इसका यानी कि साथ में चार्ज नहीं होता, उसके लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल कर लिया या हम इलेक्ट्रिक का पावर का इस्तेमाल कर लिया। ज़्यादातर केस में हम लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल कर लेते हैं इसको चार्ज करने के लिए। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से हुगली नदी से शून्य उत्सर्जन यानी कि जीरो एमिशंस वाली परिवहन सेवा का प्रदान करना है, जिससे कि कोलकाता में कार्बन फुटप्रिंट कम होना और इको टूरिज्म का बढ़ावा इसके अंदर मिल सके। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्या हैं? इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 830 करोड़ की अन्य परियोजना का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। और आपको पता है कि हाल फिलहाल में बंगाल में अभी होने वाला है चुनाव। यहाँ पर बालागढ़ हुगली की अगर बात करूं, यहाँ एक विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास किया गया है जो कि माल ढुलाई में सुगम बनाएगा। इसकी रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई, नई रेल लाइनों का उद्घाटन कर दिया गया और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की को हरी झंडी दिखाया गया है। साथ में अगर मैं बता दूं तो यह पहल भारत के हरित नौका दिशा निर्देशों के अनुरूप है। लगभग 2047 तक भारतीय जल मार्गों में 100% हरित जहाज़ों का संचालन करना चाहता है। हमारा बहुत बड़ा मिशन है और 2047 तक हम हरित नौका यानी कि जो हमारा हो ना पानी में चलने वाली सारी जहाज़ों को हम लोग 100% जहाज़ों को संचालित करने में कैपेबल होंगे। अगला न्यूज है BSL-4। अब ये क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहली बार की भारत की पहली राज्य बीत पोषित और नियंत्रण बायोसेफ्टी लेवल जो है वो प्रयोगशाला बना है और ये अमित शाह के द्वारा जो है इसकी उद्घाटन की गई है। यानी कि 13 जनवरी 2026 को गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली राज्य बीत पोषित और नियंत्रण बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशाला का आधारशिला रखी गई और 11,000 वर्ग मीटर में फैली 362 करोड़ की परियोजना है जो अत्यधिक संक्रमण लोगों के अनुसंधान और वन हेल्थ दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। ये हमारी इसकी कुछ ये कितनी खास क्यों है? आमतौर पर जो है वो BSL जो 4 है यानी कि बायोसेफ्टी लेवल जो है वो प्रयोगशाला केंद्र यानी कि ICMR के द्वारा संचालित होती हैं। गांधीनगर की यह लैब किसी राज्य सरकार के नियंत्रण वाली अपनी तरह की पहली लैब होगी। यानी कि ये जो चलती हैं वो ICMR के चलती हैं, लेकिन गांधीनगर की यह लैब पहली बार ऐसा होगा जो राज्य सरकार रेगुलेट करने वाला है। यानी कि गुजरात की सरकार इसको रेगुलेट करने वाली है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है। यह गुजरात घातक वायरस और भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए आत्मनिर्भर बनाएगी गुजरात को। BSL-4 का क्या महत्व है? तो ये लैब उच्चतम स्तर की सुविधा वाली प्रयोगशाला होती है। ये उन वायरस और बैक्टीरिया के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है जो कि बेहद संक्रामक और जानलेवा होते हैं, जिनका कोई ज्ञात इलाज और टीकाकरण नहीं हो पाता है, जैसे इबोला हो गया, मारबर्ग हो गया, निपाह वायरस हो गया, जो कि हवा के जरिए फैलते हैं। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए इस लैब में सुविधाएं बनाई जाएंगी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि स्थान इसकी क्या है, तो गांधीनगर गुजरात। सुरक्षा में बड़े लेवल पे है। उद्देश्य खतरनाक जूनोटिक रोगों और उभरते वायरस का परीक्षण। सुविधाएं जो है वह एयर टाइट सील है, विशेष वायु निष्पादन और हमारा जो है प्रेशराइज्ड शूट के लिए ये सब काम आएंगे। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह लैब वन हेल्थ दृष्टिकोण को मजबूती देगी, जहां मनुष्य, पशु, पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि अधिकांश नए खतरनाक वायरस जो हैं वो इंसानों में फैलते हैं। ये पूरी वायरस की कहानी थी। गुजरात में बन रहा है और गांधीनगर में बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला जो है वो हमारे देश की कर्नाटक राज्य में 63.5 टन जो है वो रिजर्व रेयर अर्थ मेटल मिले हैं। अब जनवरी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के गुंडलुपेट में यानी कि क्षेत्र में 63.5 टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं। यहाँ पर याट्रियम का एक विशाल भंडार मिला है। इसके खोज का विवरण क्या है, तो ये चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट क्षेत्र में पाया जाता है और क्षमता इसकी जो है वो यहाँ लगभग 83.5 लाख टन रेयर अर्थ मेटल्स, जिसमें हमारा इट्रियम की भंडार की पहचान की गई है। और खोजकर्ता जो हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के भू विभाग विज्ञान के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। यह भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की शुरुआत आंकड़ों से भी समर्थन मिलती है।
BHU ने खोजा है, कर्नाटक में मिला है, 63.5 लाख के ये रेयर अर्थ मेटल है, याट्रियम मिला है। इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। इस खोज भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को आधुनिक युग का विटामिन कहा जाता है और हम भविष्य में इन सब के बिना कल्पना कर नहीं सकते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि हमें चीन पर निर्भरता कम होगी, हमारी वैश्विक स्तर पर इन खनिजों की सप्लाई प्रोसेसिंग पर चीन का लगभग एक अधिकार है और इन खोज से भारत की आयात पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। रक्षा और स्पेस सेक्टर इनका प्रयोग करके मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रडार, जेट और इन सब जैसे चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लीन एनर्जी और ईवी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी और पवन टरबाइन के लिए शक्तिशाली मैग्नेट बनाने में इन तत्वों की अहम भूमिका होती है। हाईटेक गैजेट्स की अगर मैं बात करूं तो स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के डिस्प्ले और चिप्स में भी इसका उपयोग अनिवार्य है। मतलब कि ये हर तरह से हमें लाभ पहुंचाने वाला है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, चाहे वो हम आयात और निर्यात की बात करें, चाहे हम मिसाइलों की गाइडलाइंस की बात करें, तो ये हमारी बहुत बेहतर हमारे भारत के लिए है और ये बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन इसका खनन और एक्सट्रैक्शंस बहुत मुश्किल हैं। अब उसको कैसे निकाले जाएंगे ये देखना है। सरकारी नियंत्रण की अगर मैं बात करूं तो दुर्लभ खनिज होने के कारण इसका खनन और रिफाइनिंग सरकारी नियंत्रण में रहता है। प्रौद्योगिकी भारत वर्तमान में इन खनिजों को अलग करने और प्रोसेस करने की तकनीक को और बेहतर बनाने में काम कर रहा है। नोट की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस को भी मंजूरी दी है ताकि भविष्य में ऐसे भंडार का तेजी से विकास किया जा सके। अब हाल ही में सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस यानी NCMM को भी मंजूरी दे दी गई ताकि भाई भंडार जो है और तेजी से निकाला जा सके। सरकारी नियंत्रण भी इन सब के ऊपर में होता है क्योंकि भाई जहाँ जहाँ खनिज होती है और वहाँ पर सरकार का अपना कंट्रोल होता है। लेकिन भारत वर्तमान में इन खनिजों को अलग करने और प्रोसेस करने की तकनीक में बहुत बेहतर तरीके से लग रहा है और काम कर रहा है। अगला न्यूज हमारा केरला से है और केरला ने खुद ही अपने राज्य में एक इंसेक्ट को, एक कीड़े को बोल दिया है कि ये मेरा स्टेट का कीड़ा है और ये हम लोगों को बहुत लाभ पहुंचाता है। अब उसके बारे में पूरी न्यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। अब केरल में वैसिलस सबटिलिस के जो हैं वो सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया गया है। हाल ही में केरल में वैसिलस सबटिलिस को राज्य ने अपना सूक्ष्म जीव घोषित करके और एक अनूठी पहल, यानी कि ये दूसरा ऐसा राज्य बन गया जो पहली बार ऐसा हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि राज्य ने खुद स्वीकारा है कि भाई ये हमारे राज्य के सूक्ष्म जीव हैं। और साथ ही में केरल और महाराष्ट्र इसमें आइसोप्रोटेरॉन को अपना लिया और ऐसी बात करते हुए मतलब ये देश का दूसरा राज्य बन गया। पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था। इसकी घोषणा का मुख्य कारण क्या है, देखिए पारिस्थितिक महत्व क्या है इसकी मैं बताता हूँ। बात यह है कि एक बैक्टीरिया जो है मिट्टी के प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ये पौधों की काफी वृद्धि में मदद करते हैं और इसके अंदर जो है ये कार्बनिक कचड़े को तोड़कर और कम प्रभावी बना देते हैं, जो केरल जैसी घनी आबादी वाले राज्यों के लिए कचरा प्रबंधन में वरदान साबित होता है। साथ साथ में ये मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते और ये जनरली रिकॉग्नाइज एट सेफ का दर्जा लिए हुए हैं। इसलिए जो है राज्य सरकार ने अपने कीड़े को स्वीकार कर लिया और जागरूकता सरकार का लक्ष्य सूक्ष्म जीवों के महत्व और जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी के प्रति आम जनता और विशेषकर छात्रों को जागरूक करने के लिए इन्होंने ले लिया। साथ साथ में हमारा अगला न्यूज है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। इंडिया का पहला AI जो सबमिट हुआ है, AI अनेबल यूनिवर्सिटी जो पायलट वाज लॉन्चेड एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में देश का पहला राज्य यूपी और उसके अंदर मेरठ में रह रहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि अनेबल AI यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट टाइम इसको पायलट कर रहा है। भारत में अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली की आधुनिक तकनीक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में देश का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और यह महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा जनवरी 2026 के अंत में गूगल फॉर लर्निंग फेम के दौरान कौशल विवाह और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी द्वारा की गई है। परियोजना का मुख्य विशेषताएं क्या रहा है, यह प्रोजेक्ट कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSDE और गूगल क्लाउड के बीच एक सहयोग है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। जेमिनी की अगर मैं बात करूं, जेमिनी AI का उपयोग किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में गूगल के शक्तिशाली जेमिनी का उपयोग किया जाएगा। पर्सनल्स AI ट्यूटर होंगे।
छात्र को व्यक्तिगत AI ट्यूटर्स मिलेंगे जो सिखाने की गति और भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं सहित उनके अनुसार जो है वो अध्ययन की सामग्री प्रदान करेंगे। प्रशासनिक स्वचालन जो होगा वो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य जैसे दस्तावेज प्रसंस्करण, आवेदन और नियमित फाइलों के काम को AI के जरिए तेजी और आसान बनाएगा। स्किल गैप एनालिसिस, AI एक विशेष करके छात्रों के लिए कौशल और बाजार की मांग के बीच का अंतर है ताकि उसे भविष्य में नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय मॉडल्स तैयार करना। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने एक सिविल लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ से मिलने वाले परिणामों के आधार पर 1200 विश्वविद्यालय और 45,000 से अधिक कॉलेजों के लिए नेशनल AI फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अगर मैं बात करूं 2047 तक, तो ये पहल भारत के टेक्नोलॉजी संचालित विकसित के विजन का एक हिस्सा है। डिजिटल कनेक्टिविटी इसकी क्या है? तो क्षेत्रीय संस्थानों के छात्रों को वही आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना जो बड़े निजी संस्थान या वैश्विक स्तर पर उपलब्ध है। मतलब कि जो सब कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। इस बात से इसकी शुरुआत की गई है। नोडल मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, तकनीकी भागीदार गूगल क्लाउड, लगभग सारे उन्हीं लोगों के पास हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरी साइंस एंड टेक खत्म कर दी। साइंस एंड टेक हमने खत्म कर दिया। अब मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट्स दे दिए हैं, आप इस पॉइंट्स को जा करके पढ़ लीजिएगा। जो हमने इतने दिनों से पढ़ा है बस उन्हीं सब के बारे में कुछ हमने लिख दिया है। साथ साथ में मैं आपको अगर बता दूं कि यहाँ पर जो अगर आप बात करिएगा करंट अफेयर्स की, तो अब मैं नियुक्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ कि कौन नियुक्त किए हैं, कौन अपने पद से हटाए गए हैं और 21 में नियुक्ति हुई है, कौन लोग हटे हैं। इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगले 2-3 दिन में हम लोग इन सब पढ़ने वाले हैं। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ठीक लग रहा होगा। जैसा होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। बाकी मिलते हैं आपको एक नई सीरीज के अंदर में। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।